हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां पर साथ मिलके पढ़ते हैं केमिस्ट्री के नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज के लेक्चर में कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने किया क्या बच्चे? इस चैप्टर के अंदर हमने ये जानने की कोशिश करी कि हमारा जो एटम है ये आखिर दिखता कैसे है, इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं, जब हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वहां पर हमने ये चीज पढ़ी कि हर एक चीज जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उन्हें हम कहते हैं मैटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, हर चीज क्या है? एक मैटर है, राइट। वहीं पर हमने ये भी सीखा था दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी छोटू पार्टिकल्स, है ना। सभी मैटर किससे बनते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं। लेकिन वहां पर हमें ये नहीं पता था कि उस टाइनी पार्टिकल का नाम क्या है, उसे क्या कहकर बुलाएंगे और वो दिखने में कैसा है, ये भी नहीं पता था। जब हम चैप्टर नंबर 3 में पहुंचे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां पर हमें ये पढ़ा, ये सीखने को मिला उस चैप्टर के अंदर कि एंशिएंट फिलोसोफर्स ने क्या किया, उन्होंने मैटर को डिवाइड किया, राइट। और डिवाइड करके उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी मैटर को आप उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक डिवाइड कर पाते हैं। कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल? एटम। उसका नाम क्या दिया था हमने? एटम, राइट। हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स ने हमें बताया कोई भी मैटर है वो किस स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट से बना है? एटम से बना है। उसके बाद डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा एटम इज इनडिविजिबल। भाई सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है, उसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। पर जैसे जैसे आगे और न्यू साइंटिस्ट आए, उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, तो वहां से ये पता चला कि ये एटम जो है, जिसे डाल्टन ने कहा है इनडिविजिबल, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक्चुअली में इस एटम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो मतलब ये एटम भी हमारा डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना है। कौन से हैं वो पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स को हम बुलाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब क्या हुआ? एटम के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो, उन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिल गए तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा, देखने में कैसा लगता होगा, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पढ़े। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद आया बोहर्स मॉडल, राइट। तो इन सभी मॉडल्स को पढ़कर हमें ये पता चला कि एटम कैसा दिखता है। सेंटर पे होता है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यहां पर मैंने P यूज किया है फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन, ओके। तो कैसा है एटम? सेंटर पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के पार्टिकल से मिलाकर बनाया गया है, ओके। देन इसके अराउंड प्रेजेंट है हमारे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन ऑर्बिट्स को? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। बोहर ने हमें टर्म दी थी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स।
डिस्क्रीट ऑर्बिट्स वो स्पेशल सर्कुलर पाथ है जिसमें जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कोई एनर्जी लिबरेट या फिर रेडिएट नहीं करता है। ओके, उन्हें हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये टर्म हमें बोहर ने सजेस्ट की थी, राइट। अब इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर मारते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो जो हमें सभी साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए थे, उनसे हमें अपने एटम का स्ट्रक्चर पता चल गया कि सेंटर में रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ में मिलकर न्यूक्लियस बनाकर, और उसके अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, देन जब हमें एटम का स्ट्रक्चर पता चला, उसके बाद हमने सीखा एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके इस न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है, ये है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और इन्हीं पार्टिकल्स को, जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इन पार्टिकल्स को ही हम पता है क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल हैं, वो लोग हैं जो साथ में मिलकर न्यूट्रॉन के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन इनके लिए घर है और उसके अंदर रहने वाले लोग हैं न्यूक्लियॉन्स। तो कौन से पार्टिकल्स रहते हैं न्यूट्रॉन के अंदर, अभी तक आपको पता चल चुका होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। इसीलिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। देन हमने दो टर्म्स और पढ़ी, एक थी आइसोटोप्स और दूसरी आइसोबार्स, राइट। आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप होते हैं हमारे एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ओके, मैं क्या कह रही हूं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट के वो एटम्स हैं आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर है सेम। अब ऑब्वियसली मैम, आप अगर सेम एलिमेंट बोल रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, राइट। इतना तो हमें भी आता है, राइट। पर डिफरेंस कहां पे आता है बच्चे, क्या चेंज हो रहा है, मास नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो जब भी आइसोटोप आपको बोला जाए, आप कैसे डिफाइन करेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम्स हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, सेकंड क्या था, आइसोबार्स। अब आइसोबार क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे आइसोटोप के अंदर हमने एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट लिया है, पर आइसोबार्स के अंदर आते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, अब अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, बट मास नंबर इनका होता है सेम। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार। ओके, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस पे पहुंचना है अब, है ना। क्वेश्चन सीखने हैं, किसके अंदर किस तरीके से हमें सॉल्यूशन देना है वो सीखना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस के पास। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आया, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर एंड मैग्नीशियम। आपको यहाँ पर क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की वैलेंसी बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए आपको ये पता होना चाहिए नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, राइट। जब आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना आएगा तब आप
किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। अब उस कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता लगाना है कि उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो कहाँ रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, क्या है उनका पता? इनका घर का पता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर रहते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचेंगे मैम ये वैलेंस शेल क्या होती है, ये भी हमें बताइए। तो वैलेंस शेल क्या है? किसी भी आपके एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है, किसी भी एटम के अंदर जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। ओके, अब यहीं से एक और चीज है, जब हमें बोहर एंड ब्यूरी ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स दिए तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बांटेंगे डिफरेंट शेल में वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 से आप ज्यादा नहीं डाल सकते। ओके, तो इसीलिए जिन एलिमेंट्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होती है, उन्हें हम कहते हैं कि वो काफी स्टेबल हैं, रिएक्ट ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए हम कैसे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे बच्चे? हम ये देखेंगे कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना होगा। क्या इसे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? और वो जो लेन देन का काम है वही डिसाइड करता है कि आपके एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। ठीक है, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, गेन करने वाला है, क्या करने वाला है ना। कंबाइनिंग कैपेसिटी है हमारी वैलेंसी। तो वो कौन डिसाइड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। तो अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। अब देखो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए सभी एलिमेंट्स का। अगर याद नहीं रह पा रहा, कम से कम आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आपको एटॉमिक नंबर नहीं मिलने वाला। एटॉमिक नंबर देंगे नहीं क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में आपको खुद से याद रखना पड़ेगा किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। ओके, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, राइट। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड एटॉमिक नंबर एक और चीज के बराबर है, क्या है वो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इतना याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर एटॉमिक नंबर सिर्फ तभी है अगर आपका एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उस केस में। ओके, तो यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फर्स्ट शेल में हमें पता है 2 इज मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी। चलो भाई, फर्स्ट का पेट भर गया। सेकंड के पास जाएंगे, सेकंड की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी है? 8 है, तो 8 दे दिए। अब बचे कितने? 7 बचे, वो हमने लास्ट शेल में दे दिए। ओके, KLM में इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई किसकी? क्लोरीन की। अब ये देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। मतलब इस क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 हैं, राइट। अगर इसे अपनी शेल को कंप्लीट करना है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब क्या कर सकता है ये क्लोरीन? 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, 8 का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कैसे होगी? देखो, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरा करने के लिए कितना? 1 चाहिए। अगर ऑक्टेट पूरा करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1,
क्योंकि आपको फोकस करना है इस शेल पे, जो सबसे बाहर है उसका आपने ऑक्टेट बनाना है। कैसे बनेगा? एक और इलेक्ट्रॉन इससे कहीं से मिल जाए तो ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। उसके बाद है हमारे पास सल्फर। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 होता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 286 आपके पास आएगा। अब यहां से आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसकी आउटर मोस्ट शेल में। कितने हैं यहां पर? 6 हैं, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं, और अगर इस सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, राइट। तभी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि इस सल्फर को सिर्फ 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। ओके, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 282। अब देखो बच्चे, यहां पर क्या कैच है? हमें पता है इसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसे स्टेबल बनना है तो इसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो क्या 2 ऑप्शन हैं? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर सकता है, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब भी क्या होगा? देखो यहां से 2 गया, 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया। तो 2 ऑप्शन में से कौन सा रास्ता चूज करेगा जो कि इजी वे है, आसान है, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कराना 6 इलेक्ट्रॉन को, उसके मुकाबले क्या इजी है, आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना। तो ये मैग्नीशियम क्या पसंद करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लॉस करना। तो इसके केस में भी हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 and number of proton is also 8, then what is the atomic number of atom and what is the charge on the atom? आपको 2 चीजें दी गई हैं। आपके एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही प्रोटॉन्स हैं, और आपको बताना है एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का और उस एटम के ऊपर चार्ज कितना है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 8 हैं, और साथ ही में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमें पता है, ये भी कितने हैं? 8 है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटम के पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो भी 8 हैं। अब हमें बताना क्या है? एटॉमिक नंबर, राइट। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है 8 है, तो गिवन जो आपका एटम है उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? ये तो फर्स्ट है। सेकेंड में पूछा है कि ओवरऑल आपके एटम के ऊपर चार्ज क्या होगा। ओके, तो हम क्या लेते हैं?
जो रिलेटिव चार्ज है हमारे इलेक्ट्रॉन का वो -1 और प्रोटॉन का हम लेते हैं +1, राइट। दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे प्रेजेंट होता है इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बट ऑपोजिट इन साइन। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन डिफरेंट है, साइन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट इन साइन है, तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को ये न्यूट्रल बना देंगे। अगर +1 -1 कंबाइन कर दो, ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही तो मिलेगा, 0 चार्ज। तो बिकॉज इसके अंदर देखिए आप, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है आपके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, राइट। दोनों 8 हैं, तो इसीलिए ओवरऑल चार्ज क्या होगा एटम के ऊपर, जीरो। एटम कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एटम में प्रेजेंट हैं सेम उतने ही हमारे पास प्रोटॉन भी हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, जितना मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का है उतना ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का भी है, तो दोनों ही कंबाइन होकर हमें न्यूट्रल एटम दे रहे हैं, 0 चार्ज होगा इस एटम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With the help of table 4.1, find out mass number of oxygen and sulfur atom. अब टेबल 4.1 आपको एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, जिसमें हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया है, प्लस उस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो भी आपको गिवन है। तो वहां से आपको क्या निकालना है, मास नंबर ऑक्सीजन और सल्फर का। क्योंकि मास नंबर निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मास नंबर निकलता कैसे है भाई, है ना। मास नंबर किससे रिलेटेड है, एटम के मास से, एटॉमिक मास से। और जब हम कंपेयर करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास, तब हमें वहां पर ये देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही साथ मिलकर ओवरऑल जितना मास है एटम का उसको बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है पर उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो हम ऑलमोस्ट कहते हैं कि एटम का मास कहां से आया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। ओके, अब जो आपकी टेबल दी गई है वहां पर आपको हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा, राइट। तो वहां से आप वैल्यू ले सकते हैं। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन का बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के लिए गिवन है 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑक्सीजन के लिए है 8। ओके, अब हमें निकालना क्या है, मास नंबर निकालना है, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। मास नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16। ओके, अब सेम सिमिलर वे में हमें किसका निकालना है, सल्फर के एटम का।
तो देखते हैं सल्फर के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16। ओके, अब क्या करना है, सिंपली आपको सल्फर का मास नंबर कैलकुलेट करना है। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 प्लस 16 32। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, मास नंबर ऑफ सल्फर विच इज 32। ओके, सिंपली आपको क्या याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए मास नंबर हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। फिर क्योंकि आपको टेबल में ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन गिवन है, वहां से उनकी वैल्यू लीजिए और उन्हें सम कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ऑक्सीजन और सल्फर का मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द सिंबल HDT टेबुलेट 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। ठीक है, हमें क्या करना है, HDT, अगर याद हो HDT क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, कहां पे पढ़े, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में। HDT ये तीनों क्या हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। अब क्या बताना है हमें, देखिए हमें बताना है कि इन तीनों में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर क्या है। सो बेसिकली हम एक टेबल बना सकते हैं। यहां पे हम लिख देंगे किस आइसोटोप की बात कर रहे हैं, H की, D की या फिर T की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। प्रोटियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1H1। प्रोटियम के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो अगर देखो एटॉमिक नंबर 1 है, यहां से आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा, राइट, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चल गया, 1 है, 1 है। क्योंकि ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, राइट, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर हमें बताता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और जो हमारा मास नंबर है, देखो सबसे पहले ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या है, मास नंबर। ठीक है, अब जो हमारा एटॉमिक नंबर है इसने आपको बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, और मास नंबर बाय डेफिनेशन ही हम जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। अब अगर मुझे एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चले हैं और मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 1 - 1 0। ठीक है, देन आते हैं अपने सेकेंड पार्टिकल के पास, वो क्या है, D।
2d1, ठीक है। ड्यूट्रियम, इसको हम 2d1, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं 2h1, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, सेम है, 1 है। आइसोटोप की डेफिनेशन ही क्या थी, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तीनों में क्या रहेगा 1, बट डिफरेंट मास नंबर। बदलेगा क्या आपका मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहां से एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहीं पर मैं लिख रही हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों ही कितने होंगे आपके 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है और ये न्यूट्रल एटम है। उसके बाद बारी आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। वो कैसे आएगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। मास नंबर कितना है 2, उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको माइनस करना है 1, 2 माइनस 1 1। इसका मतलब जो ड्यूट्रियम है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है और एक ही न्यूट्रॉन भी है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, ट्रीटियम। ट्रीटियम को कैसे लिखेंगे 3h1, एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है। एटॉमिक नंबर 1 से हमारे पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना है 1 है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, मास नंबर, जो कि हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसमें से आपको क्या माइनस करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि आपको एटॉमिक नंबर से पता चल गए। तो 3 माइनस 1 2 आपके पास यहां पर न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जब सभी के पता चल गए तो आप अपनी टेबल को फिल कर सकते हैं। 110 ड्यूट्रियम में, 111 और ट्रीटियम में 112 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Write the electronic configuration of any one pair of isotopes and isobars. क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसी भी एक पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार की। तो सबसे पहले आइसोटोप्स का पेयर लेते हैं। ठीक है, 35, 37 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगी और इसकी भी क्या होगी 287। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एटम न्यूट्रल है तब। ओके, तो ये तो आइसोटोप्स के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है, आइसोबार के लिए सेम चीज करनी है, राइट। आइसोटोप्स में हमें पता था दे आर दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। उसी तरीके से आइसोबार क्या है, ये है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, राइट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो अब हम इसका पेयर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम। दोनों के अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर दोनों का सेम है, 40 है, राइट। आर्गन के लिए भी और कैल्शियम के लिए भी। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है दैट मीन्स इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं 18, विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो 18 है
तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी 288, ठीक है। देन आते हैं यहां पर कैल्शियम पे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं 20, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 20, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये अभी न्यूट्रल एटम है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2882। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमने देख लिया कि भाई आइसोटोप्स में क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, वहीं आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, रिलेटिव चार्ज हम बोलते हैं -1 यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन पे। कूलम की बात करें 1.602 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है विद अ नेगेटिव साइन। ओके, वही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बराबर है, इक्वल है, जस्ट साइन ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ठीक है। वहीं न्यूट्रॉन की बात करें तो ये कैसा है, न्यूट्रल है, विदाउट एनी चार्ज, जीरो चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। देन मास की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन का मास है आपका 9.11 10⁻⁻31 kg, वहीं प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इक्वल मास होता है 1.673 10⁻⁻27 kg। अब देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में है 10⁻⁻27, राइट, और इलेक्ट्रॉन का कितना है -31। इसका मतलब ये है कि इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा कम है, राइट। इसीलिए ही हम क्या कहते हैं कि एटम का जो मोस्ट मास है, ज्यादातर मास है, वो कौन बनाता है, किसकी वजह से होता है ज्यादातर मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। देन सिंबल, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लोकेशन इन द एटम, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स पे चक्कर लगाता है। देन प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कौन बनाता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है, ठीक है। तो ये बात हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अगर आपको याद हो तो सबसे पहला मॉडल हमने एटॉमिक मॉडल जो डिस्कस किया था वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ही था, राइट, जिसे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, अलग अलग नाम से हमने समझा था, राइट, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर बनाता है। एटम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, राइट, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एम्बेडेड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए यहां से क्या आया, ये तो थॉमसन ने अपने मॉडल में समझा दिया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया था मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का कैसा होता है, इक्वल, बराबर होता है। अब इनके मॉडल की लिमिटेशन, कमियां क्या थी, ये थी कि नंबर 1 जो हमारा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, किसने किया था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने और उनके स्टूडेंट ने, राइट। इस अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट की
ऑब्जर्वेशंस आई, उन ऑब्जर्वेशंस को थॉमसन मॉडल जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर एक अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, या फिर हम किस नाम से जानते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, राइट। वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब उससे हमारी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आई थी। नंबर 1 कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो डायरेक्टली पास हो गए थे थ्रू दी गोल्ड फॉइल। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आई थी कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। देन जो 1 आउट ऑफ 1000 पार्टिकल था, जो जिस रास्ते गया उसी से वापस आया, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्रीज, राइट। वो कैसे हो गया, है ना। तो ये सभी जो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड मॉडल में आई, रदरफोर्ड ने दी, एक्सपेरिमेंट करके दी, उनको जस्टिफाई नहीं कर पाया थॉमसन का मॉडल। उन ऑब्जर्वेशन का रीजन नहीं बता पाया कि हाँ भाई मेरा मॉडल सही है इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, आपके एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। नंबर 2 क्या था, जो थॉमसन का मॉडल था, इस मॉडल के पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। ये भी भाई एक लिमिटेशन है। देखिए रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया उसके पीछे उनके पास एक सॉलिड रीजन था, राइट। एक्सपेरिमेंट करा है मैंने, है ना। उन्होंने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल से, उससे हमने ये चीजें ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्वेशन निकली, और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही मैं अपना मॉडल बता रहा हूं। लेकिन थॉमसन मॉडल के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी ही नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ भाई, जो भी रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया, उसके बैकअप में उनके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे, ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने थ्रू एक्सपेरिमेंट निकाले थे। लेकिन जो थॉमसन मॉडल था इसके पास कोई भी आपका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके अपनी बात का सबूत हमें नहीं दिया, प्रूफ नहीं किया कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन आई हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ये मेरा मॉडल है ये करेक्ट है। ओके, तो ये क्या थी, इनके मॉडल की लिमिटेशन थी, क्योंकि भाई इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया, ठीक है, जब उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इनका मॉडल उस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि ये ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं वो हमारे एटॉमिक मॉडल के हिसाब से सही हैं। इसीलिए इनकी लिमिटेशन यही सब चीजें काउंट हुई और आगे रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल प्रपोज कर दिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। अब ये तो बात थी, अभी तक हमने थॉमसन मॉडल की करी, उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, राइट। उन्होंने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा एटम के पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अब इनका मॉडल कहीं हद तक बहुत ज्यादा सही था, बस थोड़ी बहुत कमियां रह गई। वो लिमिटेशन क्या थी, इनके मॉडल की लिमिटेशन ये थी, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, यही इन्होंने कहा। अब बात ये आई कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, राइट।
आप बोल सकते हैं एट एवरी पॉइंट ऑन सर्क्यूलर पाथ velocity of electron changes. अब अगर velocity बदल रही है, change in velocity will produce acceleration, right? Change in velocity की वजह से क्या produce होगा? Acceleration. और इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होने वाला है, आपका जो पार्टिकल है इट विल रेडिएट एनर्जी रेडिएट करेगा, राइट? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ के चक्कर लगाते लगाते एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, देखिए इस इलेक्ट्रॉन ने शुरुआत तो किया था इस सर्कुलर पाथ से, लेकिन चक्कर लगाते लगाते एनर्जी निकालते निकालते अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? तो होने क्या वाला है, spiraling of an accelerating electron into the nucleus with progressive loss of energy. Progressive loss of energy होता रहेगा, एनर्जी रेडिएट होती रहेगी जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, और उस लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से अल्टीमेटली क्या होने वाला है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये आकर आपके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, एटम बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन फॉर द फैक्ट हमें तो पहले से पता है एटम इज स्टेबल, एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो इसीलिए ही हमने क्या कहा कि ये भाई रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन है, कमियां हैं, कि ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।